Good evening, students. I am Shashi Verma, and today we are going to read a new chapter, Phrases and Clauses. So, first of all, we should know that what is phrase. So, let's for understanding this, let's read these sentences. The house stands on the top of a hill. On the top, हाउस कहाँ स्टैंड करता है? ऑन द टॉप ऑफ अ हिल. ओके, सो द रूम वॉज मार्क्ड विद द क्रॉस. द पेंटिंग वॉज स्टोलन बाय समवन अंडर द कवर ऑफ द डार्कनेस, एंड द बॉल couldn't be traced in the fading light. The beauty of the rising sun spreads across the sky in the east. So you have seen these sentences. In these sentences you can see the words in purple color. अब जो पर्पल कलर में वर्ड्स हैं आप उनको देख रहे हैं. इन वर्ड्स का मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है. अब ये फर्स्ट देखिए, ऑन द टॉप, टॉप पर. अब हमें नहीं पता कि टॉप पर क्या है, तो यदि हम केवल ऑन द टॉप को देखें तो इट डजंट गिव अस द कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग. So it means it is a group of word, okay, that has incomplete meaning. Second देखिए, with the cross, cross के साथ हमें नहीं पता cross के साथ क्या हुआ. यदि हम केवल इस ग्रुप ऑफ वर्ड को देखें तो with the cross को हम देखें तो इसका अपना कोई निश्चित मीनिंग नहीं है. ओके, मीनिंग तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है. देन अंडर द कवर ऑफ द डार्कनेस, डार्कनेस के मीन्स डार्कनेस में, अंधेरे में, अंधेरे के लिए कहा गया है कि अंधेरे में क्या हुआ, वी डोंट नो. ओके, देन इन द फेडिंग लाइट, फेडिंग लाइट में क्या हुआ हमें नहीं पता. अक्रॉस द स्काई इन द ईस्ट, की ईस्ट में, स्काई में चारों तरफ क्या, वी डोंट नो. सो इट मीन्स these group of words have meaning but that meaning is incomplete. Okay, so let's conclude it. A group of words which makes some sense, कि ऐसा group of words जिसकी कुछ सेंस तो होती है, यानी जिसका कुछ मीनिंग तो होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, परंतु उसका मीनिंग, उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती है. यदि हम केवल उसी पोर्शन को देखते हैं जो पीछे हमने देखा कि जो केवल पर्पल पोर्शन है, यदि हम केवल उसको पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग तो होता है बट कंप्लीट मीनिंग वो हमें नहीं देता. सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज. सो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम फ्रेज कहते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और ये अपना इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीन्स कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. ओके, और यदि केवल हम उतना ही लेते हैं तो वो कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता. बट एक सेंटेंस में यदि हम इसको यूज़ करते हैं देन इट helps the sentence to complete its meaning. Okay, so this is a phrase. Now clause. What is a clause? To understand this, let's read these sentences. I don't know where my courage came from. Now you see this purple part. I don't know where my courage came from, कि मैं नहीं जानती कि मेरा करेज कहाँ से आया है. नाउ अब आप देखेंगे where के बाद जो वर्ड्स हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसमें माई करेज, यदि हम वेयर को छोड़ के बाकी देखते हैं, माई करेज, मेरा करेज, केम, आना, केम फ्रॉम मीन्स आना, कि मुझे नहीं पता कि मेरा करेज कहाँ से आया. सो इट मीन्स इसका अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. एंड वी ऑलरेडी नो दैट इफ़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड verb, it means it is a
क्लोज। ओके, यदि किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है और उसका मीनिंग हमें समझ में आता है, ठीक है, वो अलग बात है कि उसका कंप्लीट मीनिंग है या इनकम्प्लीट मीनिंग है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट अभी हम केवल इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे कि सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो, अब वेयर यहाँ पे क्या है, वेयर यहाँ पे कंजक्शन है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, क्या नहीं जानती, वेयर माई करेज केम फ्रॉम, कि मेरा करेज कहाँ से आया है। सो यदि हम इसको देखें तो एक ये मिनी सेंटेंस बन जाता है। सो इस मिनी सेंटेंस को हम क्लोज कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, she had very faint cry when she got back, अब she is subject, got is verb, so दोनों हैं इसमें। her fears had been lifted by what she had accomplished, कि जो वो पूरा कर चुकी थी। had accomplished, तो she subject, had helping verb, accomplished यहाँ पर है verb। walls were peeled away so that remains of the rooms stood gaping open। अब यहाँ पे देखिए so that, यहाँ पे कंजक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, remains of the rooms, stood यहाँ पर आपका verb हो गया, and gaping open ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। so it means these group of words give us a complete sense। ओके, एक कंप्लीट नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों सेंस हमें देता है, बट हम ये कहेंगे, ये कहना ठीक होगा कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनका अपना एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सो ये एक मिनी सेंटेंस, और जिसको हम क्लोज कहते हैं, सेंटेंस के अंदर काम करते हैं, एक लॉन्ग सेंटेंस के अंदर काम करते हैं, और इसका हमने नाम दिया है क्लोज। ओके, देन लेट्स कंक्लूड इट, द डेफिनेशन ऑफ द क्लोज। सो क्लोज की डेफिनेशन आपकी क्या यहाँ पर बनेगी, a group of words which has a subject and predicate and is a part of a longer sentence is a clause। so क्या है इसकी डेफिनेशन दी हमने कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ओके, फ्रेज में भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, which has a subject, पर इसमें हमने एडिशन क्या किया है, जिसका अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, पर वहाँ आप फ्रेज़ में देखेंगे उसका कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, जस्ट 3 या 4 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनका एक वर्ड्स का ग्रुप है, बट उसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है फ्रेज़ में। बट यहाँ क्लोज में उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस, और ये एक लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट है। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लोज। वेरी गुड, आई रीड इट फॉर यू वंस अगेन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and predicate and is a part of a longer sentence is called a clause. Next we have the types of clauses. So how many types of clauses are there? So in the previous chapter, in the compound sentence, we have read about compound sentence, simple sentence, compound sentence and complex sentence। तो जब हमने कंपाउंड सेंटेंस को हमने रीड किया था तो उसमें मैंने आपको मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज और सुबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज के बारे में थोड़ा सा बताया था। सो यहाँ पर क्योंकि इस चैप्टर में इनकी डिटेल्स नहीं हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ क्लोजेस में ये भी आते हैं, तो हम एक बार थोड़ा सा इसी स्लाइड में हम इसको देख लेते हैं। सो मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है? मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज आर द क्लोज दैट हैज़ subject and predicate and gives a complete sense which do not depend on the other clause to complete its meaning। जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, जिस क्लोज का अपना कंप्लीट मीनिंग होता है वो
उन क्लोजेज़ को हम इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र क्लोज, जो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं और जिसको हम मेन क्लोज भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम डूइंग माई होमवर्क बट माई सिस्टर इज़ प्लेइंग गेम्स। अब यहाँ पर कंजक्शन जो लगती है, बट कंजक्शन लगी, यहाँ पर वाइल लगी। वहाँ पे आपको फ़ैन बॉयज़ मैंने बताया था कंपाउंड सेंटेंस में कि फ़ैन बॉयज़ आपकी कंजक्शन लगती है, और वो कौन सी कंजक्शन है, वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, टू इक्वल टाइप ऑफ सेंटेंसेस को, ऐसे क्लोजेस जो कि इक्वल हैं, एक मीनिंग के लिए जो इक्वल हैं, उनको ये कोऑर्डिनेट करती है, एक साथ लेकर चलती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। सो बट और वाइल यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और दोनों जो क्लोजेस हैं वो आपके इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। आई एम डूइंग माई होमवर्क, माई सिस्टर इज़ प्लेइंग गेम्स। सो क्योंकि दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से कहा है। माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड, मेरी मदर खाना बना रही हैं। वाइल माई फादर इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, जबकि मेरे फादर क्लॉथ्स वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने ये दोनों जो क्लोजेज़ हैं आपके, ये दोनों क्लोजेज़ इंडिपेंडेंट क्लोजेज़ हैं और इनको हमने वाइल से कनेक्ट किया है। ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लोज। सबॉर्डिनेट्स क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज कौन से होंगे? सबॉर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, इसके नेम से ही हमें पता चलता है। सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी के ऊपर निर्भर हो। किस चीज़ के लिए निर्भर होगा? यहाँ पर निर्भर होगा मीनिंग के लिए, अपने मीनिंग के लिए, क्योंकि ये क्लोज कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देगा, इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, और अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर डिपेंड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, माई सिस्टर इज़ प्लेइंग, मेरी सिस्टर खेल रही है, बिकॉज शी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्यों खेल रही है? माई सिस्टर इज़ प्लेइंग, क्यों खेल रही है? यू ऑलरेडी नो दैट बिकॉज किसका आंसर होता है? वाई का। सो क्या यहाँ पे कहा गया कि क्यों खेल रही है? बिकॉज शी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। सो बिकॉज शी हैज़ कम्प्लीटेड, हम केवल इतना देखें कि क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो क्या कर रही है वो, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो इसीलिए ये जो बिकॉज से स्टार्ट होकर या होमवर्क तक का जो क्लोज है, दैट इज़ अवर डिपेंडेंट क्लोज, और इस सेकेंड नेम है इसका सबॉर्डिनेट्स और सबॉर्डिनेट क्लोज। ओके, सेकेंड देखिए, माई फादर इज़ फ्री, मेरे फादर फ्री हैं, सो ही इज़ हेल्पिंग माई मदर इन प्रिपेयरिंग फूड। अब यहाँ पे यदि हम इतना देखते हैं कि इसीलिए वह मेरी माँ की खाना बनाने में मदद कर रहे हैं, इसीलिए भाई क्यों क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। सो इंडिपेंडेंट क्लोज में हमारा क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अराइज होगा। हमें इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे क्लोज को देखना पड़ेगा। आई कैनॉट कम बिकॉज आई हैव फीवर, क्योंकि मुझे फीवर है, क्योंकि तुम्हें फीवर है तो क्या हुआ? आई कैनॉट कम, मैं नहीं आ सकता। आई एम वेटिंग हियर वेयर वी मेट फर्स्ट टाइम, जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या हुआ? जहाँ हम फर्स्ट टाइम मिले थे वहाँ पर क्या हुआ? आई एम वेटिंग हियर, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। सो इट मीन्स जो आप ये वर्ड्स इन दिस कलर्ड वर्ड्स यू कैन से हियर, सी हियर, जो डार्क पर्पल कलर में जो ये वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दीज आर योर डिपेंडेंट क्लोज। क्यों डिपेंडेंट हैं मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्यों ये डिपेंडेंट हैं? क्योंकि इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ये अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेकेंड क्लोज जो है इसमें उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सो दिस इज़ योर डिपेंडेंट क्लोज। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ क्लोजेज, वो टाइप्स ऑफ क्लोजेज जिनकी बात हम इस लेसन में करेंगे। सो
वो टाइप्स ऑफ क्लोजेस कौन कौन से हैं। अब क्लोज आपने देख लिया, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस है। अब ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर किस किस तरह के काम कर सकते हैं। एज अ नाउन काम करेंगे, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब। जब एक क्लोज एज अ नाउन वर्क करेगा देन इट इज़ नोन एज नाउन क्लोज। जब एक क्लोज एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगा इट इज़ नोन एज एडजेक्टिव क्लोज। और जब ये एक एडवर्ब की तरह से काम करेगा तब ये होगा एडवर्ब क्लोज। लेट्स रीड इट इन डिटेल। सो फर्स्ट इज अवर नाउन क्लोज। सो नाउन क्लोज कौन सा हुआ, एज आई टोल्ड यू। और नाउन का प्लेस जर्नली क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का एक सेंटेंस के अंदर जो प्लेस होता है जर्नली आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। सो नाउन क्लोज कौन सा हो गया कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। ओके अब इसकी डेफिनेशन देखो, क्लोज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन मीन संज्ञा, जो नाउन की तरह से काम करे वो हो गया नाउन क्लोज। अ नाउन क्लोज इज़ यूजुअली द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये एक वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है वो हम आगे बात करते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब और अ वर्ब। और ये हमेशा फॉलो करता है इससे पहले या इससे बाद में आपको वर्ब मिलेगा, और वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। तो कहने की बात यह है कि नाउन क्लोज कौन सा है, नाउन क्लोज वो ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर काम करता है, उसको हम नाउन क्लोज कहते हैं। ओके देन वी रीड एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन क्लोज। आप यहाँ पे देखिए, आई फील इट इज़ गोइंग टू रेन। आई फील, मैंने फील किया, क्या फील किया, इट इज़ गोइंग टू रेन। सो यहाँ पर फील के बाद देखो पूरा आपका ये जो क्लोज है ये ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। सो ये आपका नाउन क्लोज हो गया। देखिए, कैन यू गेस हाउ द स्टोरी एंड्स। क्या आप गेस कर सकते हो, क्या गेस कर सकते हैं दैट हाउ द स्टोरी एंड्स, कि स्टोरी कैसे एंड होती है। तो आपका नाउन क्लोज। वट यू नीड, जो तुम्हें ज़रूरत है, इज़ गुड। वट यू नीड, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, इज़ गुड, अच्छा है। सो वट यू नीड, अब देखो वट यू नीड इज़ फॉलोड बाय इज़ हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद, तो इसका मतलब ये आपका नाउन क्लोज है। Whoever lives in this house must be rich. So whoever, जो भी इस घर में रहता है, whoever ये यहाँ पे एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है। whoever must be rich. So इस घर में जो भी रहता है वो क्या है, रिच है। कौन रिच है, whoever lives in this house. सो ये यहाँ पे किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट ये ग्रुप ऑफ सेंटेंस यहाँ पर एज अ नाउन और वी कैन सी एज एन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, दैट आई सक्सीडेड विद गुड मार्क्स, कि मैं गुड मार्क्स से सक्सेसफुल हो जाऊँ। सो ये भी आपका हो गया, ये एज एन सब ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और ये हो गया आपका नाउन क्लोज। नो वन कैन डिनाई वट एवर ही हैज़ डन, कोई मना नहीं कर सकता, क्या मना नहीं कर सकता, नो वन कैन डिनाई, डिनाई यहाँ पे आपका वर्ब है, तो क्या नहीं डिनाई कर सकता, वट एवर ही हैज़ डन, जो उसने किया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन क्लोज। देन यू हैव एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव यू नो, एडजेक्टिव कौन होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं दैट आर जो कौन है, क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, क्वालिफाइंग। और वो किसको क्वालिफाई करते हैं, वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। यानी ऐसा क्लोज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता हो। ओके वो होगा आपका एडजेक्टिव क्लोज। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द क्लोज विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये तो एक तो अच्छे से गांठ मान लो इस चीज़ को कि क्लोज क्या है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ठीक है, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एंड डज द वर्क, वो वर्क क्या करेगा। अब कोई भी घर में भी हम सब सदस्य होते हैं तो हम अपना अपना हमारा काम होता है, ठीक है, कोई हेड है, कोई
हर तरह के, कोई बाहर का काम करता है, कोई घर का काम करता है, कोई, तो हर एक का अपना अपना काम होता है। इसी तरह से सेंटेंस में भी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनका हर एक का अपना अपना काम होता है। तो एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव हमें नाउन की विशेषता बताता है। इट मीन्स नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ये जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये क्या करेगा? ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट एन एडजेक्टिव क्लॉज। जनरली इट क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन दैट आई टोल्ड यू, कि ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ओके, देन हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ही इज़ द पुलिसमैन who helped me in find the way। अब देखो ये who helped me in find the way, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? ये पुलिसमैन के बारे में बता रहा है। ही इज़ द पुलिसमैन, वह पुलिसमैन है। ठीक है, अब कौन सा पुलिसमैन है भाई? who helped me find the way, जिसने मेरी रास्ता ढूंढने में मदद की, हेल्प की। सो हु किसके लिए लगा? पुलिसमैन के लिए। और ये पुलिसमैन क्या है? ये नाउन है यहाँ पर। ठीक है, सो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, सो ये क्लोज, तो फिर ये कौन सा क्लोज हुआ? ये एडजेक्टिव क्लोज हुआ। अब सेकंड देखो, दिस इज़ द गार्डन, यह गार्डन है। कौन सा गार्डन है? दैट इज़ फेमस फॉर इट्स रोजेज़, जो कि रोजेज़ के लिए फेमस है। अब ये इस गार्डन की विशेषता ये बता रहा है कि यह गार्डन फेमस है किसके लिए? रोजेज़ के लिए। सो ये जो पर्पल कलर में ये जो वर्ड्स हैं, ये क्लॉज हैं, ये आपको गार्डन को क्वालिफाई कर रहे हैं, गार्डन की विशेषता आपको बता रहे हैं। देन आई हैव अ डॉग, अब देखिए डॉग के बारे में बता रहा है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। कैसा डॉग है? दैट फॉलोज मी एवरी डे, जो कि मुझे हर दिन हर टाइम मुझे हर जगह फॉलो करता है, मेरा पीछा करता है हर जगह। तो ये जो क्लोज है, ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? डॉग को क्वालिफाई कर रहे हैं, डॉग के बारे में आपको बता रहा है। तो इसीलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। नाउ सी नेक्स्ट, द फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर। द फैमिली, कौन सी फैमिली? दैट लिव्स द नेक्स्ट डोर, जो कि हमसे नेक्स्ट डोर यानी हमारे नेक्स्ट घर में रहती है। हेल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आई है। सो यहाँ पर दैट लिव्स नेक्स्ट डोर फैमिली को क्वालिफाई कर रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव क्लोज। पीपल लिव इन द हाउस, पीपल लिव इन द हाउसेज। कौन से हाउसेज? दैट आर मेड अप ऑफ वुड, जो कि वुड के बने हुए हैं। इन द हिली एरियाज। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पर जितने भी ये क्लॉजेज हैं, हर एक का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। सो इसीलिए ये क्लॉज हैं, और ये क्लॉज किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। और जहाँ पर आप देखेंगे ये दैट या दैट या ये हु हम लगाते हैं, ये सिंबॉलिक होते हैं कि हम इससे पहले जो नाउन दिया गया है उसको हम रिपीट नहीं करते, उसके लिए हम एक कंजक्शन यहाँ लगा देते हैं, और ये एज एन प्रोनाउन भी काम करते हैं। और ये जो प्रोनाउन है ये यहाँ पे एज अ कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों काम ये कर रहा है। तो इसीलिए हमने हाउस को यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं किया, ये अंडरस्टूड है कि दैट यहाँ पे हाउस के लिए आया है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। गोरी वोल्केनो विच इज़ नाउ इनएक्टिव। गोरी वोल्केनो क्या है? इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। सो और जो अब क्या है, उसकी विशेषता क्या बताई है? उसकी विशेषता ये बताई है कि अब जो इनएक्टिव है, ठीक है, वो ये यहाँ पर आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब जो है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? किसके बारे में हमें बताता है? एडवर्ब हमें बताता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब खुद के बारे में। ओके, तो ये तीनों को क्वालिफाई करेगा, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब खुद को भी। सो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द क्लोज विच कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। यहाँ तक सेम है।
एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का काम करे उसको हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं. ओके, हु डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज नोन एज एडवर्ब क्लोज. सो एन एडवर्ब क्लोज क्वालिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. यानी वर्ब कोई भी एक्शन जो हुआ है उसके बारे में हमें बताएगी. वर्ब कोई भी वर्ब है, क्रिया हुई है, एक्शन हुआ है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करेगा कि कहाँ हुआ है, कैसा हुआ है, कितना हुआ है, वो सब हमें बताएगा. और एडजेक्टिव के बारे में बताएगा कि हम किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो वो कितनी है. सपोज़ जैसे एडजेक्टिव के लिए आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था द हॉर्स रेन वेरी फास्ट. भाई घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ा, बहुत तेज़. कितना तेज़ दौड़ा? बहुत तेज़. तो जो तेज़ वर्ड है यानी वेरी फास्ट, जो फास्ट वर्ड है वो यहाँ पे आपका है एडवर्ब. और वेरी फास्ट भी वेरी भी आपका एडवर्ब है. तो यहाँ पर ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है. हम अब किसी गर्ल के लिए कहते हैं शी इज़ वेरी स्मार्ट. अब वो क्या है? वो स्मार्ट है, बट हमने वेरी लगाया तो वेरी क्या है? वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि वो एडजेक्टिव के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा है. तो जो वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को भी एक्सप्लेन करे, उनके बारे में भी बताए, उसको हम एडवर्ब कहते हैं. इट मीन्स एडवर्ब इन तीनों के बारे में हमें बताता है, और ऐसे क्लोज को हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं. नाउ वी सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट. They can win the match if they work hard. They can win the match. अभी ये यहाँ पे win को क्वालिफाई कर रहा है, मैच को नहीं कर रहा. आप देखो यहाँ पे they can win the match. वो मैच जीत सकते हैं. क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं. कब विन कर सकते हैं? इफ़ दे वर्क हार्ड. यदि वो वर्क हार्ड करें तो ये विन रिलेट करता है डायरेक्टली विद इट. सो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. सो इट इज़ अ एडवर्ब क्लोज. अब यहाँ पे देखिए शी विल बी स्टेइंग विद मी. वो स्टे कर रही है, और स्टेइंग को कौन क्वालिफाई कर रहा है? दो शी कैन अफोर्ड अ गुड होटल. वो एक गुड होटल अफोर्ड कर सकती है, परंतु फिर भी वो मेरे साथ रह रही है. तो यहाँ पे स्टे के लिए ये स्टे को एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे वी मस्ट प्रिजर्व ट्रीज़. हमें क्या करना है? प्रिजर्व करना है. बिफोर इट इज़ टू लेट. कब प्रिजर्व करना है? अब वर्ब का हमें वर्ब के लिए ये बताया कि कब हमें वर्ब करनी है. सो व्हेन का आंसर है यहाँ पे. प्रिजर्व कब करना है? बिफोर इट इज़ टू लेट. जब ज़्यादा लेट ना हो जाए उससे पहले ही हमें इन्हें प्रिजर्व करना है. सो यहाँ पे बिफोर इट इज़ टू लेट आपका प्रिजर्व को क्वालिफाई कर रहा है. देन द चिल्ड्रन गॉट टुगेदर. गॉट यहाँ पे वर्ब क्या है आपकी? गॉट. आफ्टर देयर स्कूल हैड ओवर. वो कब इकट्ठे हुए? गॉट टुगेदर मीन्स इकट्ठे होना. वो कब इकट्ठे हुए? आफ्टर द स्कूल. जब स्कूल ओवर हो गया तब. सो गॉट टुगेदर को एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है? आफ्टर देयर स्कूल हैड ओवर. सो एडवर्बियल क्लोज. वी मस्ट रिटर्न होम. रिटर्न मीन्स वापस जाना. रिटर्न होम. कब होम वापस गए? टिल इट स्टार्ट्स रेनिंग. जब बारिश होना शुरू हुई. सो रिटर्न, और रिटर्न को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? टिल इट स्टार्ट्स रेनिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. देन ही लेफ्ट. यहाँ पे वर्ब क्या है आपकी? लेफ्ट. ही लेफ्ट अर्ली. वो जल्दी चला गया. सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन. क्यों चला गया? अब लेफ्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं कि क्यों लेफ्ट किया? सो दैट ही कुड कैच द ट्रेन, लास्ट ट्रेन, ताकि वो लास्ट ट्रेन को पकड़ सके. सो ऐसे क्लोजेस जो आपके वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनके बारे में हमें क्वालिफाई करना मीन्स उनके बारे में हमें कुछ और बताते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं. सो उनको हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं. देन यस, ये भी आपके लेसन में है. यूज़ ऑफ सेमी कॉलन. इट्स वेरी इजी. दैट शी वॉज लेट देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड. Shalini loves cooking. Nevertheless, she does not get many opportunities to cook.
सो सेमीकोलन एक्चुअल में होता क्या है, पहले सेमीकोलन को समझना चाहिए। सेमीकोलन करता क्या है, जैसे कोमा हम यूज़ करते हैं टू वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, वैसे ही सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं टू सेंटेंसेस को अलग करने के लिए। सपोज़ एक लॉन्ग सेंटेंस है, ओके, और उनको हमें सेपरेट करना है, बट वो एक ही सेंटेंस रहेगा, बट उसके अंदर क्लॉजेज़ हैं अलग अलग। सो उन क्लॉजेज़ को अलग दिखाने के लिए, सेपरेट दिखाने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर देखो, देयरफॉर से आपका सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर नेवरदलेस से सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले हमने सेमीकोलन यूज़ किया इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। So here semicolon is followed by the words therefore, nevertheless in the sentence. So therefore इसलिए, nevertheless. So ये जो words हैं इनसे पहले जो है सेमीकोलन आपका है, तो सेमीकोलन इन वर्ड्स को फॉलो करता है। और भी कुछ वर्ड्स इसमें होते हैं, सच वर्ड्स कनेक्ट इंडिपेंडेंटली, कनेक्ट करते हैं, दिस आर द कंजक्शंस एंड दीज कंजक्शंस कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करती हैं। दे हेल्प टू मेक द रिलेशन बिटवीन द क्लॉजेस क्लियर, ये क्लॉजेस के बीच में जो रिलेशन है उसको बनाने, क्लियरली उसको शो करती है, ओके। एंड अदर सच अदर वर्ड्स आर, ऐसे दूसरे वर्ड्स भी हैं, मोर ओवर, कंसिक्वेंटली, अदरवाइज, ये भी वर्ड्स हैं। सो इनका भी यूज़ किया जाता है। कंसिक्वेंटली मीन्स एज अ रिज़ल्ट, और मोर ओवर होता है कि किसी के बारे में और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तब हम मोर ओवर यूज़ करते हैं, और अदरवाइज आपको पता ही है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सेमीकोलन। अब इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इसमें। अभी आपको केवल एक तो नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द क्लोज, आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड विच टाइप ऑफ क्लोज इट इज़, ओके। सो इस तरह के सेंटेंसेस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और सेकेंडली फिलअप्स भी आ सकते हैं कि आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स, कुछ आपको सेंटेंस दे दिए जाएं और हाफ दे दिए जाएं, और उसमें आपको फिल करना होगा उसका फ्रेज़ या फिर क्लोज, जो कि ऑप्शन में आपके पास होंगे, ठीक है। तो अभी इसको समझने में ज़्यादा प्रेशराइज़ करना है, अच्छे से समझना है, नहीं समझ आता आप फिर से देखिए, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स, थैंक यू।